मैं अनिल आर्यभट्ट अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो चैप्टर है चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो कि 10th क्लास की साइंस से है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये जो चैप्टर है हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है। क्योंकि 10th के बोर्ड के लिए और जो हमारे जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इसके अंदर से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। शुरू करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो मेटल नॉन मेटल पढ़ने से पहले आप लोगों को बता देता हूँ मैं कि जो हमारे टोटल एलिमेंट्स ज्ञात है वो कितने होते हैं, 118। कितने हैं टोटल? 118। इस 118 के अंदर से जो 92 हैं वो हमारे क्या हैं, मेटल्स हैं। 19 हमारे क्या है, हमारे नॉन मेटल्स। और जो 7 हैं हमारे वो हमारे क्या, मेटलॉइड। क्या है हमारे, मेटलॉइड। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं, मेटल्स के गुणों के फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। हमारे नॉन मेटल्स हैं उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। जैसे कि हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे हमारे क्या होते हैं, सोनरस होते हैं। क्या होते हैं, मेटल सोनरस। सोनरस बोले तो अगर गिर जाए कहीं पे तो आवाज़ आती है। इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के क्या होते हैं, ये कंडक्टर होते हैं, या फिर सुचालक बोल सकते हैं आप इनको। उसके बाद क्या होते हैं, मैलिएबल हो सकते हैं। मैलिएबल बोले तो मैलिएबल क्या होता है, मैलिएबल होता है भाई इनको पीट पीट कर चद्दरों में डाला जा सकता है। ये डक्टाइल हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या होगा, इनको भाई तारों में ढाला जा सकता है। इस प्रकार की प्रॉपर्टीज़ के बारे में इनके जानेंगे। दूसरा एक और है इसके अंदर, लास्ट है, छोटा सा होता है जिसको बोलते हैं सॉलिड हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, सॉलिड हो सकते हैं। ठीक है, देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल पढ़ेंगे सबसे पहले। तो मेटल्स के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले द इजीएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंस बाय कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। तो आसान तरीका क्या, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी कंपेयर करो, फिर उनको क्या कर दो, ग्रुपिंग कर दो, बांट दो, उनको शॉर्ट आउट कर लो। तो लेट्स स्टडी दिस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी हमें करने की जरूरत नहीं है, हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं मेटल्स के। जैसे आयरन है हमारा, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, लेड है, जिंक है, और कुछ और मेटल हो सकते हैं जो इजीली अवेलेबल आप देख सकते हैं उनको। तो मेटल इन देयर प्योर स्टेट है द शाइनिंग सरफेस। तो आ गया मेटल्स की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, वो उनका जो सरफेस होगा वो क्या रहेगा, शाइनिंग रहेगा। इसी शाइनिंग सरफेस की जो प्रॉपर्टी है उसी को बोलेंगे मेटालिक लस्टर। क्या प्रॉपर्टी रहेगी, वो लस्टर करेंगे। मेटल सारे के सारे क्या होते हैं, लस्चरस होते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, मेटल सारे के सारे क्या होते हैं, लस्चरस होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है वो क्या होते हैं, सारे के सारे भैया हार्ड होते हैं। क्या होते हैं, वो हार्ड रहेंगे। जनरली क्या होंगे, हार्ड रहेंगे। तो हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल, मतलब सारे के सारे एक जैसे हार्ड नहीं हो सकते। ये जो हार्डनेस है उनकी वो मेटल टू मेटल क्या करती है, वेरी करती है। यू विल फाइंड दैट सम मेटल्स कैन बी बिटन इनटू थिन सीट्स, मतलब कुछ मेटल को पीट पीट के क्या बना सकता है, सीट बनाई जा सकती है। ये जो सीट बनाने की जो प्रॉपर्टी, जैसा कि मैंने पहले शुरुआत में ही बताया था, जो सीट बनाने की प्रॉपर्टी है कहलाती है मेलेबिलिटी। क्या कहलाती है, मेलेबिलिटी। तो आप लोगों को जानना ये जरूरी होगा, सबसे ज़्यादा जो मेलिएबल धातु होती है वो कौन सी होती है, वो होती है गोल्ड। और दूसरे नंबर पे जो मेलिएबल धातु होती है सिल्वर। बहुत बार कम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा मेलिएबल धातु का नाम बताओ, होती है गोल्ड, और सेकंड नंबर पे रहेगी सिल्वर। ठीक है, आगे देखते हैं। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रान इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। देखिए एक प्रॉपर्टी बताई थी डक्टिलिटी, वो क्या होती है, किसी मेटल की वो प्रॉपर्टी या वो गुण जिसके द्वारा उनको क्या एक लंबे तारों में खींचा जा सकता है, लंबे तार बनाए जा सकते हैं जिसके, उसको बोलेंगे यहाँ पे डक्टिलिटी। क्या बोलेंगे उसे, डक्टिलिटी। गुड़ जो होता है हमारा, जो सोना होता है वो सबसे ज़्यादा डक्टाइल धातु होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट या सबसे ज़्यादा डक्टाइल जो धातु रहेगी वो रहेगी हमारी गोल्ड। कौन सी रहेगी, गोल्ड। यू विल बी सरप्राइज टू नो डैट वायर ऑफ 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन इनटू 1 ग्राम ऑफ द गोल्ड। मतलब क्या करें, सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबी क्या बनाई जा सकती है, वायर बना सकती है। कितनी, 2 किलोमीटर लंबी वायर बनाई जा सकती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी दैट मेटल कैन बी गिवन डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। मतलब क्या, बहुत बार पूछा जाता है, बोर्ड के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सा गुण है जिसकी वजह से धातुओं को हम अपनी मर्जी की शेप में, अपने आकार में ढाला जा सकता है। तो गुण का नाम लिखोगे आप मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी। क्या कहोगे, मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी। देखिए आगे। ठीक है, देखिए इसके अंदर एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है, एक एक्टिविटी दे रखी है, थोड़ा सा बता देता हूँ एक्टिविटी के बारे में। हमने क्या ले लिया, एक स्टैंड लिया, उस स्टैंड के अंदर क्या डाल दिया हमने, एक रोड डाल दी लोहे की। किसकी रोड डाल दी, लोहे की। और उस लोहे की रोड को यहाँ से बर्नर के साथ क्या करेंगे, गर्म करेंगे। हम गर्म तो यहाँ से करें, लेकिन थोड़े समय के बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ से भी वो क्या मिलेगा, आपको गर्म मिलेगा। इसके लिए आप एग्जाम्पल छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए आप क्या करते हो, यहाँ पे थोड़ा सा मोम चिपका दो। क्या हो जाएगा, थोड़े समय के बाद जो मोम है हमारा पिघल के जाएगा, नीचे गिर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, लोहा हमने गर्म तो यहाँ से किया लेकिन मोम यहाँ से पिघल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो लोहा है वो क्या करता है, जो हीट इसके अंदर गई थी उसको क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है। क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है। मतलब क्या कर रहा है, ये क्या होते हैं, हीट के
कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं ये? हीट के कंडक्टर होते हैं। बहुत बार पूछा जाता है मेटल्स होंगे वो क्या रहेंगे? हीट के अच्छे कंडक्टर होंगे। तो जो अब एक्टिविटी शो करती है डैट कि द मेटल है गुड कंडक्टर होते हैं हीट के एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो इनका क्या रहेगा? देखो वैसे भी जो सॉलिड कोई भी चीज़ हो, सॉलिड चीज़ का जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है हमेशा क्या रहता है? हाई रहता है। तो बेस्ट कंडक्टर रहेंगे हीट का। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा। जो हमारी जो हीट होती है वो उष्मा होती है, उसका बहुत अच्छा कंडक्टर या सुचालक कौन सा रहेगा? वो रहेगा सिल्वर और कॉपर। क्या रहेगा? सिल्वर। सिल्वर को लिख दो Ag और क्या लिखोगे तुम्हारा? कॉपर। ये क्या रहते हैं? बेस्ट कंडक्टर रहते हैं हीट के। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ठीक है, आगे भी एक्सपेरिमेंट दे रखा है। देखिए दोस्तों मैं एक्सपेरिमेंट क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि इसको बहुत सारे लोग देखते मिलेंगे। तो इसका कारण क्या है? आप लोगों को एक्सपेरिमेंट भी समझ में ना चाहिए किस तरीके से क्यों किया गया एक्सपेरिमेंट। देखियो इसके अंदर से यहाँ पे क्या एक बैटरी लगा रखी, जरूरी नहीं इस टाइप से लगाओ, तुम लोग और भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे एक बैटरी का जो हिस्सा है यहाँ पे कर दिया और यहाँ पे एक बल्ब से जोड़ दिया। इधर से जो ये हिस्सा है यहाँ से क्या कर दिया? बीच में जगह रह गई खाली। अगर इसको ठीक से जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा? हमारा जो सर्किट है वो क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्किट क्लोज हो जाएगा। अगर यहाँ से ये तार है और ये तार है, इससे क्या हो रहा है? बल्ब जल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो? ये तार हमने क्या लिया? कोई मेटल का तार ले लिया। इसका मतलब क्या हुआ? जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसके भी क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं, सुचालक होते हैं। यू मस्ट हैव सीन दैट द वायर्स दैट कैरी करंट इन द योर होम्स हैव ए कोटिंग ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड। आपने देखा होगा अपने घरों के अंदर जो डोरियां होती है जिससे तार के अंदर से हमारी लाइट आती है, उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, कोटिंग होती है किसकी? पीवीसी की, पॉलीविनाइल क्लोराइड की। वो क्यों होती है? जो क्या होता है? एक टाइप का रबड़ होता है। उसका कारण क्या? देखिए जो हमारा शरीर होता है, जो ह्यूमन बॉडी होती है, वो भी क्या होती है? उष्मा की सुचालक हो सकती है, होती है। सुचालक हो कह सकती है, होती है। हम क्या करेंगे? अगर किसी भी नंगे तार को जो जिसके ऊपर कोटिंग नहीं है इसकी पीवीसी की या फिर रबड़ की, अगर उसको हम छू लेंगे तो हमें क्या हो सकता है? शॉक लग सकता है। तो हमें शॉक से बचाने के लिए, हमें झटके से बचाने के लिए वहाँ पे क्या होती है? पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी की क्या होती है? कवरिंग उसके ऊपर चढ़ाई जाती है। ठीक है। व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल स्ट्राइक ए हार्ड सरफेस? क्या होगा अगर मेटल को आप किसी भी मजबूत सरफेस से या नीचे गिरा दें तो उसके अंदर से क्या आएगी? एक साउंड आएगी। क्या आएगी? एक साउंड। ये भी प्रॉपर्टी है, ये भी क्या है? हमारी एक प्रॉपर्टी है जिसको बोला जाता है सोनोरस। क्या कहा जाता है प्रॉपर्टी को? सोनोरस। वो क्या होते हैं? सोनोरस। ठीक है दोस्तों, एक बार दोबारा बता देता हूँ हमने क्या क्या प्रॉपर्टी की। सबसे हमने पहले प्रॉपर्टी की वो क्या होती है? वे सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी की क्या होते हैं? वो भाई लश्चर होते हैं, चमकीले रहेंगे। तीसरी प्रॉपर्टी की वो हीट के क्या होते हैं? सुचालक रहेंगे, कंडक्टर होते हैं। फिर क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। क्या है? हाई क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट रहेगा। हाई क्या रहेगा? मेल्टिंग पॉइंट रहेगा। मैलिएबल होंगे, उनको क्या करेंगे हम? चादरों में पीट पीट के चादर बना सकते हैं लंबी। ठीक है, ये गुण मैलिबिलिटी कहलाएगा। डक्टिलिटी उनको क्या कर सकते हैं? हम तार के रूप में भी सीधा कर सकते हैं या फिर बढ़ाया जा सकता है। पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो मैलिएबल धातु होती है वो क्या रहती है? हमारी गोल्ड रहती है। क्या रहती है? Au। क्या बोलते हैं इसे? गोल्ड। और दूसरे नंबर पे रहेगी हमारी Ag। क्या रहेगी? Ag। ओके। और सबसे ज़्यादा जो हीट की हमने पढ़ी थी क्या होती हैं? जो हीट की सुचालक धातु रहेंगी वो रहेंगी हमारी कॉपर। क्या रहेंगी? हमारी कॉपर और Ag। कॉपर और Ag, चांदी और तांबा। ठीक है, ओके। आगे देखते हैं। आगे पढ़ेंगे किसके बारे में? नॉन मेटल्स के बारे में। अभी हमने क्या पढ़ लिया? मेटल्स के बारे में, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली। अब पढ़ेंगे नॉन मेटल्स के बारे में। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न दैट देयर आर फ्यू नॉन मेटल्स एज कम्पेयर टू द मेटल। मतलब मैं भी बताया मैंने कि जो मेटल्स की जो संख्या होती है वो हमारी होती है 92 और जो नॉन मेटल्स की संख्या होती है वो होती है 19। तो बहुत कम है, मात्रा में बिल्कुल है। सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ द नॉन मेटल आर कार्बन। कुछ एग्जांपल दे रहे हैं। कार्बन दे रखा है, सल्फर है, आयोडीन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। द नॉन मेटल आर आइदर सॉलिड्स और गैसेज एक्सेप्ट ब्रोमीन। देखो जो नॉन मेटल्स रहेंगी या तो वो सॉलिड रहेंगी या फिर क्या रहेंगी? गैस रहेंगी। लेकिन सिर्फ एक ही ऐसी नॉन मेटल है जो हमारी क्या है? लिक्विड है, जिसका नाम रहेगा ब्रोमीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसी है धातु का नाम बताओ जो रूम टेम्परेचर पे क्या होती है? हमारी लिक्विड रहती है, उसका नाम रहेगा ब्रोमीन। क्या नाम रहेगा? ब्रोमीन। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है? अब इन्होंने क्या कर रखा है? एक ये सारणी दे रखी थी, इसको भरना था। ये हम नहीं करेंगे, हम सीधे से यहीं पे आ जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो हमने टेबल 3.1 देखी, डिस्कस द जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल नॉन मेटल की इन द क्लास। यू मस्ट हैव कंक्लूड दैट वी कैन नॉट ग्रुप एलिमेंट अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टीज अलोन। क्योंकि इसके अंदर कुछ क्या होता है? एक्सेप्शन होते हैं। सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देख कर ही हम क्या कर सकते हैं? इनको क्लासीफाई नहीं कर सकते। तो इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन होते हैं। वो एक्सेप्शन देख लेते हैं क्या है। तो जो सारे के सारे ऑल द मेटल्स हैं, सारे के सारे जो मेटल होते हैं, जैसे हमारा एक्सेप्ट मरकरी, सारे मेटल क्या रहेंगे? सॉलिड रहते हैं। क्या रहते हैं? सारे मेटल सॉलिड रहते हैं। लेकिन जो मरकरी होता है, जिसको बोला जाता है Hg, वो क्या रहता है? हमारा रूम टेम्परेचर पे क्या होगा? लिक्विड होगा। क्या रहेगा? हमारा लिक्विड होगा। ठीक है। यू हैव ऑब्जर्व दैट द मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल्स का क्या होता है? हमारा हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, हमने देखा था। बट
देखिए यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन आ गया। हमने पढ़ा था कि जो मेटल है सारे के सारे उनका क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे दो धातु दे रखी है, गैलियम एक सीजियम है। क्या नाम है, गैलियम है एक सीजियम है। इनका बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगर हम इनको क्या करेंगे, पाम पे हमारी हथेली पर भी रखें तो क्या हो जाएंगे, पिघल जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी धातुएं हैं जिनको हथेली पे रखने से क्या पिघल जाए, उनका पानी बन जाता है, पिघल जाती है, वो मेल्ट हो जाती है। उनका नाम रहेगा हमारा गैलियम और सीजियम। क्या रहेगा, गैलियम और सीजियम। आयोडीन इज नॉन मेटल बट इट इज लस्ट्रस। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपको ऐसी अधातु का नाम बताओ जो अधातु होते हुए भी क्या है, चमक रखती है। तो याद रखोगे आयोडीन। क्या है, आयोडीन। हमने पढ़ा है नॉन मेटल्स के पास चमक नहीं होती, लेकिन आयोडीन एक ऐसी अधातु है जिसके पास चमक पाई जाती है। कार्बन इज ए नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन द डिफरेंट फॉर्म्स। कार्बन भी क्या हमारे एक नॉन मेटल होगी तो क्या कर सकती है, वो एग्जिस्ट कर सकती है हमारी बहुत सारी फॉर्म्स में, डिफरेंट फॉर्म्स में रह सकती है। ईच फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रोप। बहुत बार पूछा जाता है कि जो एलोट्रोप्स होते हैं कार्बन के वो कितने होते हैं। देखो एलोट्रोप्स कार्बन के वैसे तो दो होते हैं, लेकिन तीसरा फ्लोरीन का भी नाम ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ेंगे, दो के बारे में, डायमंड के बारे में। क्या रहेगा, पहला एलोट्रोप डायमंड रहेगा, और जो दूसरा एलोट्रोप रहेगा वो रहेगा हमारा ग्रेफाइट। बहुत बार पूछा था डायमंड के बारे में। डायमंड जो है हमारा इस दुनिया का, इस पृथ्वी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या होता है, हमारा डायमंड होता है। क्या होता है, हमारा डायमंड होता है, जिसका बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। ग्रेफाइट एक अनोदर एलोट्रोप है जो हमारा कार्बन का, वो क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आगे देखते हैं। एल्कली मेटल्स जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, ये हमारे क्या रहेंगे, सॉफ्ट रहेंगे, ताकि इनको क्या किया जा सके, चाकू से भी काटा जा। इतने सॉफ्ट होते हैं, इनको क्या करेंगे, चाकू से भी काटा जा सकता है। दे हैव लो डेंसिटीज एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। बहुत बार पूछा जाता है बहुत कम डेंसिटी की धातुओं के नाम बताओ, या एक धातु दो धातुओं के नाम बताओ, लिथियम, सोडियम और पोटासियम। और ये भी पूछा जाता है कि ऐसी धातुएं कौन सी है, ऐसी कमजोर धातुएं कौन सी, ऐसी सॉफ्ट धातुएं कौन सी हैं जिन्हें हम नाइफ से या चाकू से काट सकते हैं। तो सोडियम पोटासियम का नाम तो आपको बहुत बार याद रखना पड़ेगा। ठीक है सर, ओके। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे रहेगी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। क्या रहेंगी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ठीक है, वी लर्न अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल इन द फॉलोइंग सेक्शन के अंदर आप पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे थोड़े मेटल के एग्जांपल दे रखे हैं हमारे, एल्यूमिनियम दे रखा है, कॉपर है, आयरन है, लेड है, मैग्नीशियम है, जिंक और सोडियम है। ठीक है, एल्यूमिनियम का आपको जो चिन्ह याद होना चाहिए हमारा, वो रहेगा Al रहेगा, कॉपर का Cu रहेगा, आयरन का Fe रहेगा, लेड का Pb रहेगा, मैग्नीशियम का Mg रहेगा, जिंक का Zn रहेगा, सोडियम का Na होता है। पोटासियम का क्या होगा, K। क्या होगा, पोटासियम का K होगा। ठीक है, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स आर बर्न्ट इन द एयर। मतलब पहला क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या दे रखी है कि जो मेटल्स होती हैं हमारी, कोई भी धातु है हमारी, वो जब एयर के साथ रिएक्शन करती है या एयर के साथ उसको जलाया जाता है तो क्या होगा, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल आर बर्न्ट इन द एयर। हवा में उसे जलाते हैं तो क्या होता है, तो मैग्नीशियम बर्न्स इन द एयर विद अ डार्जिलिंग वाइट फ्लेम। पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो हमारी धातु होती है, हमारी जो मैग्नीशियम होगी, जब उसको हवा में O2 की प्रेजेंस में जलाते हो तो क्या करती है, वो डार्जिलिंग वाइट फ्लेम देगी, अच्छी सी क्या देगी, वाइट फ्लेम बाहर निकलेगी उसके अंदर से। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। हमारी हमने दे रखा है यहाँ पे क्या, मेटल लिया, क्या लिया, मेटल लिया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस ली। मतलब एयर क्या होता है, अगर आप लोगों से पूछा जाए एयर के साथ रिएक्शन करवानी है तो आपको ऑक्सीजन लेनी है, वहाँ क्या लेनी है, ऑक्सीजन। तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। ये पहले चैप्टर के अंदर भी हम रिएक्शन कर चुके हैं, मेटल प्लस ऑक्सीजन। बहुत बार अगर आपको कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाए कि जब मेटल रिएक्ट करती है एयर के साथ तो क्या होता है, तो मेटल ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड बनता है। और मेटल ऑक्साइड की प्रकृति पूछी जाए, नेचर क्या होता है मेटल ऑक्साइड का, मेटल ऑक्साइड का जो नेचर रहेगा हमारा वो रहेगा बेसिक। कैसा रहेगा, हमारा बेसिक नेचर होता है। कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल ले लें हम, इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, कॉपर इज हीटेड इन एयर। जब कॉपर को, Cu को एयर के साथ, O2 के साथ क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है या उसको जलाया जाता है तो क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड। क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। सिमिलरली एल्यूमिनियम के साथ भी ऐसा होगा, Al प्लस O2 तो Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, उसका भी क्या बनेगा, एक मेटल ऑक्साइड बनेगा। ठीक है सर, आगे देखते हैं। हाउ कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमने पढ़ा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जो हमारी कॉपर है वो कैसे रिएक्ट करेगी। तो वी हैव लर्न दैट द मेटल ऑक्साइड आर बेसिक नेचर, बहुत बार बता चुका हूँ। बट सम मेटल ऑक्साइड सच एज एल्यूमिनियम होगा हमारा, जिंक ऑक्साइड क्या होगा हमारा, एल्यूमिनियम Al2O3, जिंक ऑक्साइड ZnO, और इसी के अंदर आप जोड़ लो PbO को। किसको जोड़ लो, PbO को। ये तीनों के तीनों जो ऑक्साइड रहते हैं ये रहते हैं एम्फोटेरिक। कैसे रहते हैं ये, एम्फोटेरिक। अब बात रहती है कि एम्फोटेरिक क्या होता है। देखो तीन प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। एक हो सकता है जो इनका नेचर रह सकता है एसिड, एक जो नेचर हो सकता है इनका एसिडिक नेचर हो सकता है, एक रह सकता है बेसिक है, क्या रह सकता है, बेसिक। लेकिन एक इन दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है जिसको बोल लोगे हम
जिसको हम बोलेंगे एम्फोटेरिक। क्या बोलेंगे जिन्हें? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब क्या? ज़रूरत के हिसाब से वो एसिड की तरह भी काम कर सकते हैं और बेस की तरह भी काम कर सकते हैं। जैसे हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, हमारा लेड ऑक्साइड है, ये एसिडिक भी हैं और हमारा बेसिक बिहेवियर भी शो कर सकते हैं। सच मेटालिक ऑक्साइड विच रिएक्ट विद द बोथ एसिड, ऐसे मेटालिक ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं और हमें क्या दें? साल्ट दें और पानी दें, इनको बोलेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। क्या बोलेंगे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद इन द फॉलोइंग मैनर। अब देखो हमने क्या देखा, अभी हम करेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ? एसिड के साथ। किसके साथ? एसिड के साथ। एसिड लिया हमने HCl। क्या लिया? एसिड HCl लिया, तो क्या बनेगा? AlCl3 बनेगा। क्या बनेगा? AlCl3 बनेगा और जो पानी है वो बाहर निकल जाएगा और जो AlCl3 है ये हमारा क्या है? साल्ट है। ये हमारा क्या है? साल्ट है। एक बार दूसरा एग्जाम्पल और लेके देख लेते हैं। हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड और साथ में क्या ले लिया? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या है? एक बेस है। जो क्या है? एक बेस है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बनेगा? सोडियम एल्यूमिनेट। जो भी किया ये भी एक साल्ट है। अब देखने की बात यहाँ पे ये है, यहाँ पे Al2O3 है और यहाँ पे Al2O3, ये तो दोनों चीज़ सेम है, लेकिन यहाँ पे एसिड और यहाँ पे बेस है। अब यहाँ पे जब ये एसिड है तो ये काम करेगा बेस का। किसका काम करेगा? बेस का। अगर यहाँ पे बेस है तो यहाँ पे ये काम करेगा किसका? एसिड का। ठीक है, कहने का मतलब ये है, इसी को बोलते हो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है। मेटल ऑक्साइड आर इनसोल्युबल इन वाटर बट सम ऑफ दीज डिजोल्व इन द वाटर टू फॉर्म एल्कलीज। कुछ जो हमारे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? इनसोल्युबल रहेंगे वाटर के अंदर नॉर्मली, लेकिन कुछ जो है हमारे वाटर के अंदर ये घुल सकते हैं, जिनको बोलेंगे एल्कलीज। क्या बोलेंगे? एल्कलीज या फिर एल्कली बनाएंगे। सोडियम ऑक्साइड और पोटाशियम ऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर प्रोड्यूस करेंगे एल्कलीज। जैसे हमने क्या किया? Na2O, ये हमारा क्या? सोडियम ऑक्साइड है, ये हमारा क्या? पोटाशियम ऑक्साइड है। जब पानी के अंदर इनको घोलोगे या पानी के अंदर रिएक्शन कराओगे तो क्या बना लेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या हमारे बेस है। क्या हमारे बेस है। और आप लोगों को पता है एल्कली किसे कहा जा सकता है? एल्कली किसे कहा जा सकता है? ऐसे बेस जो क्या कर सकते हैं? वाटर के साथ घुल सकते हैं, वाटर में घुल सकते हैं, उनको कहा जा सकता है एल्कली। क्या बोल सकते हैं? उन्हें हम एल्कलीज बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑल द मेटल डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट द सेम रेट। हाँ, हमने किया अभी फिलहाल ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई मेटल्स के साथ, लेकिन हमने कह तो दिया कि मेटल जो है उसके साथ रिएक्शन करेंगे और मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, लेकिन सारे के सारे जो मेटल्स होते हैं वो सेम रेट से, एक जैसी रेट से क्या है? उसके साथ रिएक्शन नहीं कर सकते। डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन। अलग अलग मेटल क्या करें? अलग अलग रिएक्टिविटी दिखाते हैं ऑक्सीजन की ओर। मेटल जैसे हमारा पोटाशियम और सोडियम है वो रिएक्ट करते वाइग्रेसली मतलब एकदम से खतरनाक तरीके से, जिसकी वजह से क्या करते हैं? कैच कर लेते हैं आग को, आग पकड़ लेते हैं। और उनको रखने के लिए टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम द एक्सीडेंटल फायर, उनको कहाँ रखा जाता है? किरोसिन के अंदर डुबो के रखा जाता है। बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि सोडियम और पोटाशियम को रखने के लिए हम किरोसिन का, मिट्टी के तेल का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो आप लोगों को बताना है, अगर केरोसिन को ना ले या पानी के अंदर किसी के अंदर डाल दो तो जो सोडियम और पोटाशियम उसके अंदर से क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है, जिसकी वजह से क्या हो सकती है? वहाँ पे आग लग सकती है। तो आग से बचने के लिए, एक्सीडेंटल फायर से बचने के लिए हम उसको क्या करते हैं? केरोसिन ऑयल में डुबोकर रखते हैं। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सरफेस ऑफ द मेटल सच है, जैसे मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, लेड है। हमने मेटल्स के नाम लिए, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड आर कवर्ड विद द थिन लेयर ऑक्साइड। मतलब नॉर्मली अगर इनको छोड़ दिया जाए कहीं पे, मैग्नीशियम को, एल्यूमिनियम को, जिंक और लेड को, तो इनके ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती थोड़े दिनों के बाद। द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट द मेटल, जो ऑक्साइड लेयर उसके ऊपर बनेगी वो क्या करेगी? मेटल को आगे ऑक्सीडेशन होने से रोक देगी। मतलब जो ये लेयर बनी है पहले, ये भी ऑक्सीडेशन होके ही बनी है, लेकिन उसके बाद ऑक्सीडेशन उसका नहीं होगा, उसको क्या करेंगे? प्रोटेक्ट कर लेंगे। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग्स बर्न वाइग्रेसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ द बर्नर। देखो क्या कह रहा है, अगर हमने आयरन लिया, वो तो सीधा अगर बहुत बड़ा टुकड़ा है आयरन का, वो आग के अंदर जलेगा नहीं, लेकिन अगर आयरन के छोटे छोटे टुकड़े ले दिए जाए, बुरादा ले लिया जाए आयरन का, तो उसको अगर बर्नर पे डाल जाए तो क्या करेंगे? वैग्रेसली स्प्रिंकल्ड होंगे, उछलेंगे फ्लेम के अंदर। तो कॉपर डज नॉट बर्न, कॉपर जलता नहीं है, बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद द ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ द कॉपर ऑक्साइड। लेकिन जो गर्म मेटल होगी, धातु रहेगी हमारे, क्या जाएगी? उसके ऊपर काली कलर की क्या जाएगी? लेयर आ जाएगी। सिल्वर और जो गोल्ड होते हैं वो रिएक्ट ही नहीं करते ऑक्सीजन के साथ किसी भी टेम्परेचर के, मतलब क्या टेम्परेचर कम हो, हाई हो, ज़्यादा, कोई भी फर्क नहीं पड़ता उन्हें। वो क्या कर सकते हैं भैया? वो नॉर्मल अकेले रह सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। एनोडाइजिंग इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। देखो एनोडाइजिंग पूछा जाता है कि एनोडाइजिंग क्या होता है? एल्यूमिनियम ए प्रोसेस है फॉर्मिंग ए थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्साइड की लेयर बनाने को क्या बोलते हैं? एनोडाइजिंग बोलते हैं। एल्यूमिनियम डेवलप्स ए थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। मतलब क्या कहता है?
एल्यूमिनियम के ऊपर जब अब क्या करते हैं, कुछ समय के लिए उनको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं खाली स्थान के ऊपर, नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर। उसके ऊपर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके उसके ऊपर क्या हो जाएगा, उसके ऊपर हो जाएगा ऑक्साइड की एक लेयर बन जाएगी, जिसको बोला जाता है एनोडाइजिंग। क्या बोला जाता है, एनोडाइजिंग। दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोट्स मेक्स इट रेजिस्टेंट टू फर्दर कोरोजन। अब क्या करेगा, जो ये लेयर बनेगी ऑक्साइड की, इसको आगे कोरोजन होने से या उसको गलने से, खराब होने से रोक सकती है। द रेजिस्टेंस कैन बी इम्प्रूव्ड फर्दर बाय द मेकिंग द ऑक्साइड लेयर थिकर। और रेजिस्टेंस को और भी तगड़ा बनाया जा सकता है किसके द्वारा, ऑक्साइड लेयर को और भी मोटा बना के। ड्यूरिंग एनोडाइजिंग ए क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल मेड द एनोड एंड द इलेक्ट्रोलाइज विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब ये तरीका बताते हैं एनोडाइजिंग का क्या होगा। एनोडाइजिंग का तरीका क्या होगा, हमने क्या लिया, एक साफ क्लीनिंग आर्टिकल लिया, कोई भी चीज़ ले ली, कोई बर्तन कोई भी चीज़ ले लिया, उसको क्या बना दिया, एनोड बना दिया। और एक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, उसके अंदर H2SO4 का क्या ने लिया, H2SO4 ले लिया। ऑक्सीजन गैस इवोल्व होगी एनोड के ऊपर, बहुत बार पढ़ चुके हो। रिएक्ट करेगी एल्यूमिनियम के साथ और क्या बना लेगी, थिकर प्रोटेक्टिव ऑक्साइड की लेयर बना लेगी उसके ऊपर। तो दिस ऑक्साइड लेयर कैन बी डाइड इजीली टू गिव द एल्यूमिनियम आर्टिकल एन अट्रैक्टिव फिनिश। तो इस ऑक्साइड लेयर को हम क्या कर सकते हैं, डाई कर सकते हैं इसके ऊपर, ताकि जो एल्यूमिनियम आर्टिकल उसको क्या अट्रैक्टिव फिनिशिंग दी जा सके, उसको सुंदरता, उसकी सुंदरता बढ़ाई जा सके। ठीक है, आगे देखते हैं। यू हैव ऑब्जर्व दैट द सोडियम इज द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ द सैंपल ऑफ द मेटल टेकन है। तो यहाँ पे क्या किया, जितनी भी हमने जो मेटल्स के जितने भी सैंपल चेक किए, उसके अंदर से जो सोडियम है वो क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है। द रिएक्शन ऑफ द मैग्नीशियम इज लेस विग्रेसली इंप्लाइंग दैट इज नॉट रिएक्टिव एज सोडियम। मतलब जो मैग्नीशियम है वो सोडियम के जितनी रिएक्टिव नहीं है। बर्निंग इन ऑक्सीजन डज नॉट हेल्प अस टू डिसाइड अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ द जिंक, आयरन, कॉपर और लेड। मतलब ऑक्सीजन के अंदर जलाने से ही हम सिर्फ उनकी रिएक्टिविटी को जांच नहीं सकते, किसकी, जिंक की, आयरन की, कॉपर की और लेड की। इसके लिए और बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए साइंस का जो थर्ड चैप्टर है इसमें इतना ही। बाकी नेक्स्ट जो पार्ट है हम जल्दी लेके आएंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं और उसको वो आपको पसंद आ रही है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।